हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही बढ़िया वाला नमस्कार, क्योंकि इंडियन सिनेमा के अंदर आपको प्राउड कराने वाली एक मूवी आई है। बहुत से लोगों का बहुत सारा फीडबैक होगा कि यार अच्छी थी कि बुरी थी, यार इसमें ये अच्छा नहीं था, वो बुरा नहीं था। वो सब ठीक है। हमने सुबह बहुत सारी बातें करी थी और थोड़ी लेयर तरीके की बातें करी थी कि ये मूवी के अंदर पॉजिटिव्स क्या हैं, और वो पॉजिटिव जेन्युइनली हैं। अगर इस तरीके की आप सोच को अगर रोकने की कोशिश करोगे तो जो एवोल्यूशन है इंडियन सिनेमा का नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है। सुबह हो गई बहुत सारी बातें जिसके अंदर हमने कोई स्पॉइलर नहीं दिया था, और कोई एंडिंग और ये सब चीज़ें, कौन किस किस का कैमियो, कुछ नहीं डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये मूवी डिस्कशन का बहुत बड़ा पात्र बनेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट साईफाई फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आर हिस्ट्री, माइथोलॉजी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो मेरे पास कुछ ऐसे 10 पॉइंट हैं जो मैंने ऐसे रैंडमली लिखे हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर करना चाहता तो मैं कर सकता था, बट जस्ट अ फ्रेंडली डिस्कशन। ये जो 10 पॉइंट हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे कि ये इस मूवी की ग्रेटनेस बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ थी, और क्या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था कहीं के ऊपर, जहाँ पर इसको मतलब और भी बड़े रॉकेट लग जाते। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसके अंदर इंप्रूवमेंट एरियाज बहुत सारे थे। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी का लिंकेज है, जो मेरा पहला पॉइंट है, वीएफएक्स जिस लेवल के बनाए गए हैं, बारिंग आई वुड से जो संभाला के थोड़े से वीएफएक्स हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे वीएफएक्स मतलब वर्ल्ड क्लास हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल की है। आपको 2 मिनट के लिए सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि ये हम नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्यूचर के अंदर जा चुके हैं। हम यहाँ सीटों पे नहीं बैठे हुए। और जो मेन कास्टिंग है, आई थिंक चाहे वो भैरवा की कास्टिंग हो, अमिताभ बच्चन सुपर्ब। इस एज के अंदर इस तरीके का डील डॉल, इस तरीके की फाइट सीक्वेंसेस ओनली अमिताभ बच्चन कैन डिलीवर। म्यूजिक इज सुपर्ब। कास्टिंग मैंने बोला मेन कास्टिंग का, उसके ऊपर मैं आऊंगा कि बाकी कास्टिंग कैसी है। सीजीआई ऑफ अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो अ वेरी बिग हाईलाइट, कि किसने बड़े क्राउड के अंदर एक ही इंसान को टॉल दिखाना और उसके अंदर सीजीआई वीएफएक्स को मैनेज करना, बहुत अच्छी बात थी। और जो प्रभास के लवर्स हैं, आई वुड से साहो के बाद, या फिर वो राधे श्याम के बाद, या फिर आदि पुरुष के बाद, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में डिप था, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर राइज है, और अच्छा राइज है। अच्छा राइज है, बहुत बढ़िया राइज है। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो मैंने पकड़े हैं, जो स्पॉइलर वाली बातें होती हैं। देखो, आपको भैरवा का जो, अगर आप बोलो कि इंटरवल वाला जो ब्लॉक था, उसके अंदर क्या दिखा था? ठीक है कि भाई काशी का एक रक्षक है, ठीक है, जिसको भैरवा बोलते थे, भैरव बोलते थे। और उसकी एक आपको एक मूर्त भी दिखती है। एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है दारू के ठेके के ऊपर, जो उसके ऊपर गिरने भी वाला होता है, भैरवा के ऊपर आग भी लग जाती है उसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली मैं वो सीन्स आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ कॉपीराइट के चक्कर में, बट जिन्होंने मूवी देख ली उनको पता चल गया होगा। बट एंड होते होते जब उसके हाथ के अंदर जो उसका धनुष बाण है वो आ जाता है, तो वो करण बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए भैरवा को लेके, कि भैरवा जो है रक्षक और भैरव है, और भैरव तो शिव जी से भी लिंक्ड है। ये करण है, या फिर ये कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यहाँ पर अलग अलग पर्सनैलिटी इसके अंदर आपको दिखती रहेंगी, बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं वो इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं। करण इमॉर्टल नहीं था, करण मर चुका था। अब आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या वो सिर्फ उसकी सोल थी, इसीलिए अचानक से भूल भी जाता है भैरवा के मेरा ट्रू रूप क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस लग रहा है कहीं ना कहीं। ये थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड है मूवी के अंदर, क्योंकि करण इन स्पिरिट भी नहीं आ सकता, क्योंकि इमॉर्टल का मतलब होता है, या मॉर्टल का मतलब होता है कि आपके सारे रिमेन्स इंक्लूडिंग स्पिरिट बाय बाय टाटा हो गए। तो ये कैसे क्या है इसका क्रिएटिव लीप बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, अनएक्सप्लेन्ड जोन के अंदर जाता है मेरे लिए। तीसरा जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे, वो थी कि ये संभाला जो था वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का समा बांधता है, लेकिन वो ब्लैक पैंथर से बहुत हाईली इंस्पायर्ड है। और ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ इतनी क्रूरता है हर तरफ, और दुनिया खत्म होने वाली है, हालत खराब है, और जो आप कह सकते हैं कमल हसन का कैरेक्टर मतलब क्रूरता पे आ गया है, और उसका जो नेक्स्ट मैन कमांडर है वो भी लेनी देनी करने के लिए बैठा हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि संभाला के पास इतने हाईटेक वेपन्स और फंडिंग आई कहाँ से। ये भी अनएक्सप्लेन्ड ही रह गया है। तो कभी कभी ना देखो, हल्की हल्की हिंट्स देनी चाहिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इस जोन के अंदर ना चले जाएं कुछ लोगों के लिए कि यार ये क्या हो गया। अब देखने के टाइम पे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये,
और जैसे शील्ड बनाई थी ब्लैक पैंथर के जैसे होता है वकांडा की, वाइब्रेनियम की, यहाँ पर भी एक शील्ड थी। ये सब क्या है, ये थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड ही रह गया। अब जो बहुत कटर फैन है वे बोल देंगे यार अगली मूवी में समझा देंगे, ऐसा नहीं होता यार। मतलब जो आपके व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा सवाल तो पूछेंगे और गुड स्पिरिट में पूछेंगे। हम लोग बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। हम मूवी का डाइसेक्शन कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो सभ्यता के दायरे में ही है हाँ, ये सब कुछ। अब चौथा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है मेरे ख्याल से, सारे 10 पॉइंट में से मेरा जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो यही है। देखो व्हाट इज कलयुग। कलयुग की एक डेफिनेशन होती है, कलयुग की डेफिनेशन डिस्टोपियन वर्ड नहीं है, ठीक है। कलयुग की डेफिनेशन अत्याचार नहीं है। इट इज बेसिकली रॉन्ग डूइंग्स, इट इज बीइंग सेल्फिश, इट इज बीइंग बैक स्टैबिंग, इट इज लाइक किसी को किसी से मतलब नहीं है, मार काट हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। ये बिहेवियरल ज्यादा है, ना कि एक इंसान है जो कोड़े भर सहा रहा है। ये नहीं है कलयुग की डेफिनेशन, ठीक है। कलयुग की डेफिनेशन होती है कि आपके एक्शंस जो होते हैं वो बड़े क्रूरता वाले होने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ मार धाड़ वाले नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कलयुग की जो डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई गई है उसमें थोड़ी सी राइटिंग के अंदर चूक है। ये कलयुग की ट्रू डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मैं इसको इतने पे ही छोड़ता हूँ क्योंकि इसको मूवी देखते टाइम आपको मजा आता है, तो मैं इसको भी अनडिस्क्राइब्ड जोन के अंदर ही रखता हूँ। फिफ्थ पे आते हैं कास्टिंग में। तो पहले मैं तारीफ कर दूं, जैसे मैं कर ही चुका हूँ अमिताभ बच्चन की, अभी मैं कर चुका हूँ प्रभास की, मुझे बहुत अच्छी कास्टिंग लगी। कुछ हद तक दीपिका की भी, लेकिन दीपिका के अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आए हैं। और अब जो कैरेक्टर आया है वो बहुत ही ढीला कैरेक्टर है, उसे बंदूक नहीं चल रही, उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई आपको पावर नज़र नहीं आती है, और सब सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई आपके अंदर, आपकी कोक के अंदर नेक्स्ट भगवान है, सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स आए हैं मेरे ख्याल से दलकर सलमान एज कैप्टन जो कि पालता है अल्टीमेटली प्रभास के कैरेक्टर को, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क ही रह गया कि इतना सा रोल कोई इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ के गया, कोई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। फिर अगर आप देखोगे कि मुरनाल ठाकुर का जो रोल था वो भी बहुत छोटा सा रोल था। वो प्रेग्नेंट थी, कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रेग्नेंट बच्चा जो है वो कल को जाके प्रभास बनेगा, ऐसी बहुत सारी रिलीज होने से पहले भी बातें होनी शुरू हो गई थी, बट वो भी आई गई होगी बात कि इसका क्या रोल है। विजय देवरकोंडा एज अर्जुन जो आए वो मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगे, क्योंकि उसके आगे तो खड़े थे भाई साहब प्रभास, तो जो पर्सनैलिटी थी अर्जुन की वो दब गई इन फ्रंट ऑफ करण, सोटू से। तो मुझे लगा कि बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी निकल के आई प्रभास की इस टाइम पे। और एक जो मुझे जो कास्टिंग अच्छी लगी वो थी मुझे राजा मौली साहब की, क्योंकि वो कंटेक्चुअली भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो 5 साल और 10 साल की बात हुई कि भाई तुमको मैंने पहले 5 साल के लिए बाहुबली के लिए एंगेज कर दिया था, अब अगर अब तू मेरी पकड़ में दोबारा आ गया ना तो मैं 10 साल के लिए एंगेज कर दूंगा। तो वो जो सीक्वेंस था, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा मूवीज के बियॉन्ड भी जाते हैं, समझते हैं, इंजॉय करते हैं मूवी का ट्रिविया वगैरह को भी, तो उनको पता है कि भाई 5 साल प्रभास कोई और मूवी नहीं कर रहा था, तो अब ये पकड़ लिया कोई और नेक्स्ट कोई सीरीज वीरीज के लिए तो 10 साल गए, तो वो इंटरेस्टिंग था, ठीक है। बाकी जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है वो आप बोलोगे कि बहुत ही अच्छा क्रिएट किया गया, तो मैं उसको बोलूंगा डबल ट्रिपल थम्स अप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। ऐसा मैंने इंडियन सिनेमा में कभी भी नहीं देखा था, ना इमेजिन किया था। लेकिन मैं आपको एक सीरीज का नाम बताता हूँ, क्रिप्टन, ठीक है। तो सुपरमैन का ही एक्सटेंशन है, डीसी के वर्ल्ड से वो आता है। अगर आप वो क्रिप्टन सीरीज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जो कि ग्रैंड फादर ऑफ सुपरमैन की कहानी है बेसिकली, और क्रिप्टन के फटने से पहले की कहानी है वो, ठीक है, 2 जनरेशन पहले की सुपरमैन की। उसका जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है और इसका जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है उसमें अमेजिंग लेवल की सिमिलैरिटीज है, अमेजिंग लेवल की। बट हैविंग सेड दैट, जब आप देख रहे हो तो ये मूवी के अंदर आपको ये कंपैरिजन नहीं आते, आपको स्टोरी का पार्ट लगता है, तो इसलिए मैंने डबल थम्स अप दिया। जो व्हीकल है और जो वेपन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं वो ऑफ कोर्स सेवंथ मेरा पॉइंट है, जो कि स्टार वॉर्स से कहीं ना कहीं प्रभावित है, विच इज ओके, मतलब यहाँ पर भी ठीक लग रहे थे मुझे देखे हुए। अब यूजुअली जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, चाहे वो ड्यून के अंदर हो चाहे वो स्टार वॉर्स के अंदर हो, सब एक जैसा ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ अलग करने की अपॉर्चुनिटी तो थी, वो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी लॉस्ट है। लेकिन जो देख रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है, तो थम्स अप ही दे रहा हूँ। तो मतलब बौखला मत जाना जो कटर फैन है, इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ। 8th नंबर पे एक अगेन, अगर आपने क्रिप्टन देखी है तो जो आपका सुप्रीम जो कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, कमल हसन ने जो प्लेन किया, मेन विलन का जो कैरेक्टर है, वो एंटायरली ये कैरेक्टर है ब्रेनी करके, डीसी के अंदर उसका सुपर विलन है वो पूरे पूरे वर्ल्ड खा जाता है। इतना बड़ा पावरफुल सा इंसान है वो, अपने दिमाग से मैनिपुलेशन से लेके कुछ भी कर सकता है, उसकी भी ऐसी पाइपें पुइपें लगी हुई होती हैं। मतलब वो अमेजिंग लेवल का बंदा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर भी ऐसे लगा कि शायद कंप्लीटली इंस्पायर्ड विलन जो है वहां से आया है। थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड है कि ये गॉड है
या फिर ह्यूमन लाइक है, क्योंकि अगर ये ह्यूमन लाइक है जो बहुत सालों से जी रहा है तो इसको एग्जैक्ट वही सीरम चाहिए ताकि इसकी बॉडी डिटोरेट ना हो। बट 200 साल से ये जिंदा है ऐसा बोला गया है, तो 200 साल से जिंदा रहने के लिए आपको अंदर कुछ तो जा रहा होगा। तो इट इज इंटायरली साइंस, योगा, कैसे ये रह पा रहा है जिंदा, उसका जो मेथोडोलॉजी है मेरे ख्याल से नहीं भी बताया तो इट्स ओके, क्योंकि हम वो सेकंड पार्ट के लिए हम वेट कर सकते हैं। बट इट इज इंटायरली इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रेनी, दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन, क्योंकि हम डिटेल में जो है थोड़ा मूवी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काल्की का जो कैरेक्टर है, जो काल्की का अवतार है, मेरे को पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ऑनेस्टली। जो एक्सपर्ट हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट में कि जो उनकी मदर दिखाई गई है यहाँ पर वो है दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो एक लैब ओरिएंटेड प्रेगनेंसी से गुजरता है। तो क्या फ्यूचर में कल की जब अवतार आएंगे यहाँ पर वो मतलब बेसिकली दैट गॉड हैज अ मदर एंड दैट गॉड डजंट हैव अ फादर, क्या क्या होता सिस्टम क्या है ये मेरे को पता नहीं, क्या लिखा हुआ है किताबों के अंदर, ये ज़रा फिगर आउट करके ज़रा बताना। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए साइंटिफिक तरीके से मेरे ख्याल से एक बंदी बना के रखा हुआ था इसको दीपिका पादुकोण को। और उसके बाद जो उसकी प्रेगनेंसी भी थी वो भी जोन इसी जोन में जाती है जो कि साइंटिफिक तरीके से उसको प्रेग्नेंट किया गया होता है। ठीक है, अब आते हैं 10वें पॉइंट के ऊपर जो कि एंडिंग है। एंडिंग का मतलब क्या और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इससे। अब तो ये पता चल गया कि जी भैरव नहीं है, वो करण है। ठीक है, तो और वो सुमति को लेके एंड में चला जाता है और एक बड़ा अच्छा सा पहले तो स्माइल आती है अमिताभ बच्चन को, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था 6000 साल पहले, अश्वत्थामा का ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड, वो वापस आ गया है करण। बट एट द सेम टाइम जब इसकी याददाश्त चली जाती है भैरव की, भैरव वापस बन जाता है बूजी के बुलाने के ऊपर, तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वो सुमिति को लेके चला गया, दीपिका पादुकोण को लेके चला गया। अब वो कहाँ चला गया, क्या वो कॉम्प्लेक्स चला गया है सीधा सुप्रीम से नेगोशिएशन करने के लिए या कहीं और सुप्रीम ने एक सीन में कहा होता है कि भाई मैं भी ढूंढने जा रहा हूँ, तो कहीं रास्ते में मिलने वाले हैं क्या, इधर से बुजी की कार आ रही है, इधर से सुप्रीम भी उड़ता हुआ आ रहा है और दोनों मिल जाएंगे कहीं पर, पता नहीं क्या होगा, वो नेक्स्ट मूवी के लिए रखते हैं। बट ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, ये लेके कहाँ गया और वो लेके कहाँ जा रहा है बीच में कहाँ टकराने वाले हैं। और जो लग रहा है सिचुएशन से, क्योंकि अमिताभ बच्चन की भी अब एज हो गई है और ये स्टोरी को 3 या 4 पार्ट में, कुछ तो लोग बोल रहे हैं 5-5 पार्ट आएंगे, मेरे को 3 पार्ट का पता है, वो 5 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ अमिताभ बच्चन टिल 4-5 पार्ट्स तो मतलब हो गया, और 15 साल तो मतलब वी विल विश के ही लिव्स लॉन्गर, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि हर मूवी के पार्ट के अंदर आपको कुछ इमॉर्टल से रूबरू कराया जाएगा, विच मीन्स दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट चांस कि आप हनुमान जी का भी कैरेक्टर यहाँ पर देखो। और ये जो मेकर्स हैं थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जो इमॉर्टल नहीं है वो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो जैसे करण का कैरेक्टर है। ठीक है, और ये बहुत क्लियर हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वॉर होगी ये होगी गॉड वर्सेस साइंस की, क्योंकि जो गॉड्स यहाँ पर आ जाएंगे रक्षा करने के लिए अपकमिंग गॉड के लिए, यानी कि काल की अवतार के लिए, और जो साइंस है कमल हसन विलन के पास, ये उसके बीच की घमासान युद्ध है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा निष्कर्ष था 10 पॉइंट। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके कोई 11वें 12वें या 15वें तक के कोई पॉइंट है वो ज़रूर बताना। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं पसंद आया तो प्लीज़ बदतमीजी बिल्कुल भी मत करना कमेंट बॉक्स में। अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो पोलाइटली डाल देना जैसे कि मैंने डाला है। बाकी वी विल सी यू वेरी वेरी सून। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल सब्सक्राइब एंड ओनली देन लीव द चैनल। बाय बाय।